नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। एडीजीपी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में अब क्या कुछ नया निकल कर सामने आया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में क्राइम रिपोर्टर संदीप खत्री हमारे साथ में। उनसे हम जानेंगे कि अब इस पे क्या कुछ नया अपडेट है, एफआईआर होने के बाद में अब क्या आगे की कार्रवाई होगी। तो उस पर हम जानते हैं संदीप जी से। संदीप जी, क्या कुछ नया अपडेट निकल के आया है एडीजीपी वाई पूरन कुमार मामले में? देखिए, इस मामले में डीजीपी आत्महत्या के मामले में जो उसके परिजन है वो एफआईआर को लेके जो अड़े हुए थे, और पुलिस ने कल जो है रात को एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पे ये एफआईआर दर्ज की है। सुसाइड नोट के अंदर जिन जिन भी आरोपी पुलिस अफसरों के जो नाम हैं उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने बकायदा उसमें एफआईआर के अंदर जहाँ पे आरोपियों का नाम लिखा जाता है वहाँ पे पुलिस ने मेंशन किया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एज पर फाइनल नोट, यानी कि एफआईआर के अंदर जिन जिन अधिकारियों के नाम हैं उन सभी के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज जो की जा चुकी है। हालांकि पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करेगी इस मामले में कि कौन कौन अधिकारी है जिसकी जो है उनको परेशान जो उनको किया गया, जिनके कारण मजबूर होकर उन्होंने आत्महत्या की, कौन कौन अधिकारियों की जो है पूरी इसमें भूमिका रही। तो वो पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच करेगी और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई करेगी। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी रहेगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, डीजीपी हरियाणा तक का इसमें जो है नाम है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्योंकि जो उनकी पत्नी थी उन्होंने डीजीपी हरियाणा और एसपी रोहतक के खिलाफ जो है बाय नेम कंप्लेंट दी थी। हालांकि पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पे एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर के अंदर पूरे सभी जो सुसाइड नोट के कंटेंट है वो डाले गए हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा निष्पक्ष जांच करने के लिए, क्योंकि ये हरियाणा पुलिस के जो ये बड़े अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। तो हालांकि हरियाणा सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, उन्हें सस्पेंड करती है, वो आगे कार्रवाई क्या करती है, क्योंकि बड़े पदों पर रहते हैं वो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन सभी पहलुओं पर जो है अभी सरकार से जो बड़ा सवाल है कि वो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। तो अब एफआईआर हो गई है, कार्रवाई को लेकर के भी आपने बता दिया कि क्या हो सकती है। तो अब जो पोस्टमार्टम की बात जो सामने आ रही है वो कब होगा, कैसे होगा? आज होने की बात है कि आज होगा कि नहीं होगा, और उस पर किस तरह का आगे का जांच हो सकता है? देखिए, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो उसके परिजन हैं वो इनकार कर रहे हैं अभी फ़िलहाल एफआईआर से पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि पीजीआई में जो है पुलिस ने उनकी मांग थी पहले कि पीजीआई के जो डॉक्टरों का बोर्ड के द्वारा ये करवाया जाए, पोस्टमार्टम करवाया जाए। तो पुलिस ने उनकी जो है ये मांग को स्वीकार करते हुए पीजीआई में जो है बोर्ड गठित कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और बोर्ड गठित हो चुका था। आज जो है पोस्टमार्टम किया जाना था, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो जो ये एफआईआर दर्ज हुई है इससे वो मतलब कि सहमत नहीं है, वो नाखुश नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कि पुलिस ने जो है कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए उनके खिलाफ बाय नेम एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एज पर सुसाइड जो फाइनल नोट है उसके आधार पे की गई है। फाइनल, हालांकि उसके अंदर क्लियर ये नहीं लिखा गया है कि ये आरोपी है इस मामले में, एफआईआर दर्ज में ये आरोपी। हालांकि जब पहले इस तरीके के मामले सामने आते हैं, चंडीगढ़ पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की, उसमें कभी ऐसा इस तरीके से नहीं किया। वो सीधे तौर पे जो आरोपी होता है उसका नाम वहाँ पे शामिल किया जाता है कि ये इस मामले में आरोपी है, ये आरोपी है सुसाइड नोट के आधार पे इस तरीके, लेकिन इस तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो उनका सूत्रों का कहना है कहीं ना कहीं जो है आरोपी अधिकारियों को बचाने के लिए इसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस अगर इस मामले में अपनी जांच करेगी कौन कौन इन्वॉल्व है। हालांकि मेरे लीगल एक्सपर्ट से बात हुई थी, उनका कहना था कि जो पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है इसके अंदर जो एज पर सुसाइड नोट जो फाइनल नोट जो इन्होंने लिखा है उसके अगर उसको देखा जाए तो ये जितने भी इसके अंदर आरोपी अधिकारी जिनके ऊपर जो है मृतक अधिकारी ने डीजीपी वाई पूरन कुमार ने आरोप लगाए थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है उनके परिजनों को। तो अगर वो आज मान जाते हैं तो पीजीआई में उनका जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। अभी फिलहाल जो शव है वो सेक्टर 16 की मोर्चरी में ही पड़ा है। तो अभी पोस्टमार्टम को लेके तो पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है, जो मेरे सूत्रों से जो मेरे पास ये खबर आई है। संदीप जी, अब जिस तरह से पोस्टमार्टम के बारे में आपने बता दिया, अब इसको लेकर के पुलिस ने क्या जांच शुरू कर दी? क्योंकि इतने बड़े अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो सकती है। आपने भी बताया कि जैसे, तो अब आगे क्या और हो सकता है इसमें?
देखिए, मेरे सोर्सों की तरफ से ये खबर आई है कि इस मामले में पुलिस जल्द जो है वो एसआईटी गठित करने जा रही है, जिसका जो आईजी पुष्पिंदर कुमार है उनकी सुपरविजन में एसआईटी गठित होगी और चंडीगढ़ पुलिस के अलग-अलग यूनिट के जो पुलिस ऑफिसर उनको शामिल किया जाएगा, जिसमें डीएसपी सेंट्रल हैं जो वो उनको शामिल किया जाएगा, एसएचओ को और कुछ और जो चंडीगढ़ पुलिस के दूसरे यूनिट को उनको शामिल करके एक एसआईटी गठित की जाएगी, जो इस मामले की जाँच करेगी। तो कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, ये निष्पक्ष जाँच करने के लिए बिल्कुल बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस के इतने बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो उनसे उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस के खिलाफ एक बिल्कुल बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हालांकि हरियाणा सरकार के लिए भी ये देखने वाली हरियाणा सरकार भी आज देखने वाली बात होगी कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, क्या वो वाकई कार्रवाई उनके खिलाफ करती है, क्योंकि इतने बड़े पदों पे हैं, डीजीपी हरियाणा है और भी कई बड़े जो ऑफिसर हैं इसमें इन्वॉल्व हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं जांच प्रभावित ना हो सके तो क्या उनको वहाँ से हटाया जाता है। अगर हटाया जाता है इतने एक साथ इतने अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है, तो उनकी जो उनकी जगह किसको लगाया जाता है, किसको जो डीजीपी की जिम्मेदारी जाएगी, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जो मांग ये भी की जा रही है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। हालांकि एफआईआर दर्ज होने से पहले ये मांग की जा रही थी, लेकिन अब जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो अब यहाँ से सीबीआई के जो केस ट्रांसफ़र करना काफ़ी आसान है। तो अगर ये मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल केस है। तो क्योंकि इससे पहले एक पंजाब में कर्नल जो आपको पता होगा पटियाला में कर्नल बाट के ऊपर जो मारपीट हुई थी पंजाब पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ, उस मामले में भी एसआईटी गठित हुई थी, हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर हुई थी, तो चंडीगढ़ पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन थी वो। तो इस मामले में कहीं ना कहीं जो एसआईटी वो अपना गठित हो सकती है या फिर सीबीआई जांच भी इस मामले में हो सकती है। लेकिन अगर सीबीआई के पास ये मामला चला जाता है तो कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस के जो ये अधिकारी हैं इनके लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जो उन्होंने सुसाइड नोट में किस तरीके से आरोप लगाए हैं, उन्होंने पूरे एक बाकायदा शुरू से लेके उनके साथ कहाँ पे कार्यकाल, कौन से कार्यकाल के दौरान कहाँ पे क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसे वो मजबूर हुए। तो अब कहीं ना कहीं हमारे सूत्रों का ये भी कहना है कि इस मामले में जो रोहतक में एफआईआर दर्ज हुई है, जो उनके गनमैन सुशील के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उस मामले की जांच भी इस मामले को बिल्कुल जो है वो वेरीफाई कर सकता है कि ये बल्कि पुलिस देख रही है इस मामले में कि क्या इन्होंने उस जो लास्ट में जो एफआईआर दर्ज जो उनके गनमैन के खिलाफ करके एक उनका या तो कह सकते हैं उनको फंसाने की कोशिश की है, या फिर उनको ऐसा लगा हो कि वो इस मामले में कहीं ना कहीं फंस ना जाए, क्या इस कारण से तो उन्होंने ऐसा कदम तो नहीं उठाया, कहीं वो ऐसा मजबूर तो नहीं हुए। क्योंकि एसपी रोहतक ने आत्महत्या करने के बाद एक बयान जारी किया था कि तो वो बयान भी कहीं ना कहीं किसी के हजम नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसा बयान उनके आत्महत्या करने के बाद क्यों जारी किया। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, अगर वो गनमैन ने उनका नाम लिया था, तो उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा, एडीजीपी को नोटिस क्यों नहीं भेजा, ऑफिस तौर पे जो कार्रवाई होती है उसके तौर पर नोटिस क्यों नहीं भेजा, गनमैन का रिमांड क्यों नहीं लिया, उनको आज अरेस्ट किया अगले दिन जेल भेज दिया, रिमांड क्यों नहीं लिया, अगर रिमांड के दौरान उससे पूरी गंभीरता से पूछताछ क्यों नहीं की। शराब ठेकेदार है प्रवीण बंसल, उसने आरोप लगाए हैं कि इस तरीके से ये वो सारा उसका कहना है कि कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी है। अगर उन्होंने एसपी ने ये बयान दिया था तो कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ सकती थी, कॉल रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल वो कर जा सकती थी, जिसके अंदर अगर उनका नाम लेके वो किया, तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी को ये भी हो सकता था कि शुरू से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने एक एक करके सुसाइड नोट की कॉपी हमारे पास है, आपने देखा उसमें कि किस तरीके से एक एक करके आरोप लगाए हैं कि बेवजह परेशान करना, कभी ट्रांसफर को लेकर, कभी पोस्टिंग को लेकर, कभी उनको मकान को लेकर कि सही मकान नहीं दिया, छोटी छोटी बातों को लेके छुट्टी पर चले गए तो क्यों छुट्टी पर चले गए, ऐसी इस तरीके से आरोप लगा के उन्होंने कहीं जो है वो एलिगेशन लगाए हैं। तो वही देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में किस तरीके से जांच करती है, क्योंकि रोहतक में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कहीं ना कहीं इस मामले का कनेक्शन जुड़ सकता है। क्योंकि जो गनमैन की जो डिस्क्लोजर में इन्होंने बताया कि उसके डिस्क्लोजर में ये कहा था कि वो एडीजीपी के नाम पे जो रिश्वत मांगी गई है, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि मैं इस मामले में कहीं फंस ना जाऊँ या कुछ जो भी है, तो इससे मजबूर होकर तो नहीं उन्होंने किया। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले में जरूर उनसे पूछताछ कर सकती है और उनसे यहाँ बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए कि अगर ये मामले में आखिर क्या पूरी सच्चाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है, जो माहौल है इस समय, वो बात की जा रही है कि आईपीएस अधिकारी एक गनमैन के इतना कैसे उनको कॉन्फिडेंस होगा कि वो 2.5 लाख रुपए की जो रिश्वत मांगने की बात करें कि आईपीएस अधिकारी के नाम पे। और सबसे बड़ी बात है कि वो रोहतक में ही रह चुके हैं, आईजी रोहतक रेंज के आईजी रह चुके हैं। अब कहीं ना कहीं वो लास्ट में जो अपने सुसाइड नोट के अंदर जो उन्होंने लास्ट में लिखा था, वो पोस्टिंग को लेके भी लिखा था। 29 सितंबर को उनकी रोहतक की सुनारिया जेल में ट्रांसफ़र हुई थी। एक इतने बड़े उनको शायद ऐसा लगता हो या उनका
कहीं ना कहीं पोस्टिंग को लेकर नाराजगी रही हो कि जो रोहतक रेंज के वो आईजी, जहाँ पे वो आईजी रह चुके थे, वहीं पे एक उनको जेल का जो कार्यभार वो सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं नाराजगियाँ थी। तो इस मामले में अब हर एंगल से जो पुलिस जांच करेगी, एसआईटी गठित जो है पुलिस करने जा रही है, जिसका नेतृत्व आईजी पुष्पिंदर कुमार करेंगे खुद, क्योंकि बड़े अधिकारी हैं तो उनकी सुपरविजन काफ़ी अहम है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस के जो अधिकारी हैं ऑफिशियल तौर पे इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। एसएसपी चंडीगढ़ 3 दिन से लगातार इस मामले में उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस मामले में ना तो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ना ही वो किसी की तरह का कोई रिप्लाई करने का वो कोशिश करते हैं कि किसी मीडिया वाले के, ना तो किसी भी मीडिया कर्मी को। हालांकि मैं किसी वो नहीं करूँगा, मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि प्रेस नोट जारी किया जाएगा। कल भी शाम को एफआईआर दर्ज करने के बाद 2 लाइन का प्रेस नोट जारी किया गया कि एज पर जो फाइनल नोट है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है SC/ST एक्ट, और दूसरा जो है आत्महत्या के उकसाने के लिए किसी को जो मजबूर करते हैं, तो उन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस मामले में सामने आना चाहिए और अपने जवाब देना चाहिए कि उनका किस तरीके से पुलिस जो है मामले में आगे कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। हर अधिकारी पहले पुलिस मामले में कानून राय लेने की बात कर रही थी। कल तक पुलिस कहीं ना कहीं परिजनों का जो उनके लोग परिजनों का कहना था कि कहीं ना कहीं पुलिस इनको बचाने की भी कोशिश कर रही है अधिकारियों को, वो पुलिस अधिकारी हैं। तो ऐसे में सीबीआई की जांच की जो मांग की जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं मांग जो है इसीलिए की जा रही है कि पुलिस अधिकारी हैं, वो भी पुलिस अधिकारी हैं जिनके ऊपर आरोप लगे। तो ऐसे में आपस में जो जांच की जाएगी वो कहीं प्रभावित ना हो। तो जो सोर्सेज बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सीबीआई को मामला ट्रांसफर भी हो सकता है। तो आपने जाना कि इसमें अभी तक के लिए क्या कार्रवाई अभी तक हुई है और आगे क्या हो सकती है। जिस तरह से संदीप जी ने बताया कि पूरे मामले को लेकर के अभी क्या कुछ चल रहा है और एफआईआर जो है दर्ज हो गई है, एज पर जो फाइनल नोट के आधार पर जो एफआईआर की गई है। अब आगे सीबीआई को एक केस ट्रांसफर होता है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। अब इस पे और क्या अपडेट होगा उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में संदीप है और आगे हमसे बातचीत करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आपके इस पर क्या निकल कर सामने आए। देखते रहिए अमर उजाला, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।